बहुत अच्छा लगा। वहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। दिलीप सेन जी कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस गाने को सुन के बहुत सराहा। हे यहाँ ला 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 ला, सांस सांस में समा रहा है कौन, दिल की धड़कने बढ़ा। इतने साल मन में अपने जो वो ललक थी संगीत वाली, वो दबा के रखी कि कभी तो ईश्वर मुझे मौका देगा। तो जब रिटायरमेंट का टाइम आया तब फिर मैंने सोचा कि अब म्यूजिक परस्यू करना चाहिए। सुषमा जी, अयोध्या का जो रामोत्सव है तुलसी मंच पे, उसमें आपने राम है महान, राम नाम का बखान करिए, राम है महान, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से ही थोड़ा एक्सपीरियंस आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। इसलिए मैं, मेरे गुरुओं का कहना है कि पार्टिसिपेट जरूर करो, जैसा भी आए। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जीवन की झलक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन की झलक कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आज हम आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने घर परिवार, बच्चे, नौकरी और अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से संभाला। इन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। किस्मत से ननिहाल और ददियाल दोनों जगह गाने बजाने का माहौल था, जिसके बाद आपने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली। उसी दौरान आपकी नौकरी बैंक में लग गई। फिर शादी, बच्चे, घर की जिम्मेदारियों में ये कहीं बहुत पीछे छूट गया। लेकिन नौकरी से रिटायर होने के बाद आपने अपने शौक फिर से शुरू किए और आपने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से ठुमरी गायन में डिप्लोमा कोर्स किया तथा प्रसिद्ध संगीतकार श्री केवल कुमार जी से भजन और गजल की शिक्षा ले रही हैं। इसके अलावा संगीत विदुषी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी से लोकगीत की शिक्षा ली। आप आकाशवाणी से भजन लोकगीत की अनुमोदित कलाकार भी हैं और विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, जैसे अयोध्या में रामोत्सव के अंतर्गत तुलसी मंच, भारत महोत्सव और उत्तराखंड महोत्सव आदि। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय आदरणीय अशोक अमराही और केवल कुमार जी ने घर पर रहे घर पर सुने नाम की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें आपने भी 10 गाने गाए। इस सीरीज में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी एंट्री दर्ज कराई, जिसके लिए मुंबई में आयोजित समारोह में आपको अनूप जलोटा जी से सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त आप बहुप्रतिष्ठित सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद से जुड़कर समाज सेवा कर रही हैं। सुषमा जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मिता जी। सुषमा जी, आप संगीत के क्षेत्र में आपको जाना जाता है और बचपन से ही आपका जो है लगाव संगीत से रहा और आपका ननिहाल और ददियाल दोनों तरफ बहुत अधिक गाने बजाने का माहौल था। हाँ जी। तो उससे जो है आप कैसे आप संगीत में, आप इतने दिन तक बीच में आप नहीं थी और अब आप हैं, तो पहले जो सीखा था उसको इतने दिनों तक आप कैसे जीवित रखे रहे? देखिए, ये संगीत का बीज तो बचपन से ही पड़ा था। आपने बताया जैसा कि ददियाल नलियान हमारे दोनों जगह संगीत का बहुत अच्छा माहौल था। नानी मेरी बहुत अच्छी गायिका थी और नृत्य भी कर लेती थी, ढोलक भी बजा लेती, तो वो वन मैन आर्मी कहते हैं ना, जैसे वो अकेले ही काफ़ी थी। तो उनकी वजह से घर में जितने थे बच्चे, उनके मामा मौसी वगैरह, सब में वो गुण अपने आप इनहेरिट हो गया। ऐसे ददियाल में था। मेरे बाबा की साइड में मेरे बाबा बहुत अच्छा गाते थे, तो उनके भाई भी गाते थे, तो भतीजे भी, और मेरे जितने भी चाचा बुआ थे सब संगीत में किसी न किसी विधा में जुड़े हुए थे। कोई हारमोनियम बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, कोई बांसुरी बजाता था, कोई बैंजो बजाता था। अरे वाह! तो इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में रही हूँ, तो वो शौक तो बचपन से ही था। और घर में कोई भी छोटे मोटे फंक्शन होते थे, कोई भी कार्यक्रम, छठी बरहों, इस तरह के कुछ भी कार्यक्रम, शादी ब्याह, सब में गाना बजाना ही सबसे प्रायोरिटी पे होता था। सब इकट्ठे होते थे तो सबसे पहले उत्सव का माहौल बनता था गाने बजाने से। अरे वाह! तो इस तरह हम संगीत से तो बचपन से जुड़े रहे। फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो लगा कि संगीत कुछ अच्छे से करना चाहिए। ये तो हम लोग घर के गाने बजाने गाते थे, रेडियो सुनते थे, तो थोड़ा बहुत फिल्मी गीत भी गाते थे। मेरी बहन शास्त्रीय संगीत सीखती थी। अच्छा। मैं विज्ञान की विद्यार्थी थी, तो थोड़ा समय नहीं मिलता था और थोड़ा लाइन ही एकदम अलग हो जाती थी, तो सीखने की तरफ कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसको गाते सुनती थी तो उसकी गाने की बारीकियाँ बड़ी अच्छी लगती थी कि कुछ भी गाना गाती थी बड़ा निखर के गाती थी। तो मुझे भी लगा
कि जब मैं पढ़ाई पूरी कर चुकी, नौकरी में आ गई, थोड़ा समय था कि हम अपने लिए कुछ सोचें, तब मैंने भातखंडे में एडमिशन लिया और वोकल संगीत में, और वहाँ से मैंने विशारद किया। विशारद किया जी। तो वैसे आपको किस तरीके के गाने गाना ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, लोकगीत तो बचपन से गाती आ रही हूँ, तो वो तो ऐसा लग रहा था ये अपने हैं, वो ही गा ही लूँगी। पर कुछ अच्छा गाने के लिए, जैसे गज़ल गाने के लिए, भजन गाने के लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है। उसके गाने का तरीका, उसके भाव, इमोशंस आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उच्चारण कैसा होना चाहिए, ये सब अच्छा हो, इसके लिए किसी गुरु की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने केवल कुमार जी से भजन और गज़ल की विधिवत शिक्षा ली, और अभी भी ले रही हूँ। अच्छा, अभी संगीत के क्षेत्र में हमें लगता है सबने कभी जी, ना जी, कभी जी, जी। कुछ ना कुछ केवल कुमार जी से सीखा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तो पुराने हैं। क्या आप हमें कोई एक गज़ल जो आपने उनसे सीखी हो, वो सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुना देते हैं। तो कुछ 2-4 लाइनें। एक गज़ल जो मैं सुनाना चाह रही हूँ, केवल जी की कंपोज़ की हुई, वो हमारे बहुत मशहूर शायर लखनऊ के हैं, नूर लखनवी जी। हाँ जी। उनकी लिखी गज़ल है, उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। वाह! बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो सुषमा जी, आप बहुत लंबे अरसे तक बैंक में रहीं, परिवार के साथ रहीं। तो क्या तब भी आप गुनगुनाती थी? अपनी इन गीतों को अपने दिल और मन में अभ्यास करती थी? अभ्यास करते थे, लेकिन वो शादी के पहले तक ही था, क्योंकि घर में माहौल था ऐसा, तो गाना बजाना सबको पसंद था, तो चलता था। लेकिन ससुराल में नहीं चल पाया, फिर जिम्मेदारियां बदल गई, तो प्रायोरिटीज बदल जाती, फिर अपनी प्रायोरिटी को पीछे कर लिया, घर की प्रायोरिटीज पहले आ गई। फिर नौकरी और घर के बाद इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं संगीत में समय दे पाऊँ। अच्छा, लोकगीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि जो लोकगीत हैं, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारी कल्चर को गानों में ही हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो शादी ब्याह या जो भी हमारे संस्कार होते हैं, उनकी विधि को भी सीख जाते हैं, उसमें बहुत सारे गानों में। बिल्कुल सही कह तो रही हैं। कोई ऐसा लोकगीत जो आपने, और कमला जी से आपने सीखा है? जी जी, कमला दीदी तो मतलब लोकगीतों की तो बिल्कुल हाँ, तो कोई बहुत एक विदुषी थी। लोकगीत कोई ऐसा किसी जो आपको बहुत पसंद हो और आप? जी, मैं सुनाती हूँ। अभी जल्दी ही जन्माष्टमी निकली है, तो मैं कृष्ण जन्म का एक सोहर सुनाती हूँ, जो कमला दीदी की रचना है और मुझे बहुत पसंद है। जसुदा के भय नंद लाल, बधैया बाजे बाजे तनौबत बाजे हो, बाजे नंद दुआरे, बाजे नंद दुआरे, बाजे ढोलक ढोलरू, तासा मंजीरा बाजे बाजे हो, माथे डिठौना लगावे ललन बड़े सुंदर हो, रिल बड़े सुंदर हो, देवता फूल बरसावे, देवता फूल बरसावे, देवी मंगल गावे, ब्रिज मंडल सुहावे, ब्रिज मंडल हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो जैसे एक सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग शादी के बाद एक माहौल बदलता है और हम एक परिवार में आ जाते हैं, तो जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और उनको निभाते हुए हम एक लंबा अरसा गुजर जाता है। लेकिन उतने उसके बाद हमें लगता है आपने काफी बाद में बात करने में मैंने सीखा। इतने साल मन में अपने जो वो ललक थी संगीत वाली, वो दबा के रखी कि कभी तो ईश्वर मुझे मौका देगा। तो जब रिटायरमेंट का टाइम आया, तब फिर मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई हैं, बच्चे भी सेटल्ड हैं और हस्बैंड भी रिटायर हो गए, हम भी रिटायर हो गए, तो अब समय कैसे कटेगा, तो अब म्यूजिक परस्यू करना चाहिए। तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद मैंने भातखंडे में फिर से एडमिशन लिया ठुमरी सीखने के लिए,
और 2 साल का कोर्स होता है। मैंने वो ठुमरी का डिप्लोमा किया। साथ ही साथ केवल सर से प्राइवेटली भजन और गज़ल सीखती रही और कमला दीदी से लोकगीत सीखती रही, क्योंकि उन दिनों बीच में कोविड का प्रकोप आ गया था। तो कमला दीदी ने बड़ा अच्छा काम किया था कि ऑनलाइन उन्होंने वर्कशॉप शुरू कर दी थी। तो हम लोग उसमें जितने लखनऊ वाले थे वो तो सभी जुड़ गए थे ऑनलाइन के नाम से। घर बैठे ही, घर से निकल सकते नहीं थे, और वो हम लोग की क्लासेस वहाँ से शुरू हो गई। तो लोकगीत में जो परिपक्वता आई वो इसी तरह से आई कि कमला दीदी की हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी है। तो ये बड़ी बात है कि इतने दिनों बाद और इतनी उम्र में एक कोई कोर्स ज्वाइन करना, सीखना जी। और इतने परफेक्टली सीखना और उसे उसमें आना, ये आपकी शायद ये ईश्वर की इच्छा थी जी, और हाँ, मेरा विश्वास था कि शायद मैं कर ले जाऊंगी, क्योंकि अंदर से बहुत इच्छा होती थी गाने की, वो दबा के रखी हुई थी। तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया, तो मैं शायद इसीलिए कुछ करने की स्थिति में आ पाई। तो आपने जो है ठुमरी सीखी, जी और ठुमरी थोड़ा मुश्किल जी, विधा है, मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल संगीत विधा की है, एक बिल्कुल। मुश्किल विधा है। तो उसमें ही आपने क्यों सीखना शुरू किया? क्योंकि इतने दिनों बाद अगर आपने सीखना शुरू किया था और संगीत की भी सबसे मुश्किल विधा में आपने महारत हासिल की, जी, तो इसकी कोई खास वजह थी? खास वजह ये थी, देखिए रिटायरमेंट के बाद मैंने लाइट म्यूजिक तो ज्वाइन कर लिया था, लोकगीत ज्वाइन कर लिया था, वो तो मैं केवल सर से और कमला दीदी से सीख रही थी। शास्त्रीय संगीत में पूरा कोर्स, डिग्री कोर्स मैं कर चुकी थी, तो उसका ज्ञान मुझे था। प्रैक्टिस नहीं थी पर ज्ञान पूरा था। अच्छा। और ठुमरी मेरे लिए नया सब्जेक्ट हुआ करता था, हालांकि तब भी मेरी इच्छा थी मैं ठुमरी सीखूं, सुनना मुझे बहुत पसंद था। तो तब तो नहीं कंटिन्यू हो पाया, तो अब मुझे मौका मिला, तो उसके लिए बैकग्राउंड शास्त्रीय के चाहिए, मेरी बैकग्राउंड थी, इसलिए मैंने ठुमरी को ऑप्ट किया। क्योंकि ठुमरी सीखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शास्त्रीय आना चाहिए। तो कोई ठुमरी सांवरिया ने जादू डारा, बाजू बंद खुले खुले जाए, बाजू बंद खुले खुले जाए। ठुमरी जो है वो क्या है, उसमें क्या होता है? ठुमरी एक तरह का जो गायन शैली है, इसकी एक खास बात होती है कि ये विलंबित लय और द्रुत लय दोनों में गाई जाती है, और इसमें श्रृंगार होता है। आप इसको भाव के हिसाब से, बोल बना के हिसाब से वेरिएशंस करते हैं। जैसे शास्त्रीय तो एकदम शास्त्र में बंधा होता है, नियम से चलता है कि बड़ा आलाप होगा, छोटा आलाप होगा, फिर ताने होंगी और स्थाई होगा, अंतरा होगा। इसमें इस तरह का बंधन नहीं होता है, थोड़ी स्वतंत्रता होती है, और जो गायक होता है वो राग के अंदर, उसी के अंदर या उसके आसपास थोड़ा बाहर निकल के भी श्रृंगार कर सकता है गाने का। तो वो गाना और निखर के आता है, और कलाकार की काबिलियत भी उसमें दिखाने का मौका मिलता है। तो ये थोड़ा सा लिबर्टी मिलती है हर गायक को अपने हिसाब से नया कुछ करने की। तो इसमें बंधाव नहीं होता है, बंधापन नहीं होता है कुछ। हर बार हर कोई गाएगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी उसका की झलक दिखती है। तो सबका अलग अलग ढंग होता है, वो उसमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो कान हमें प्रिय लगता होता है है। सुषमा जी, कोई ठुमरी के ऐसे नामी गायक रहे होंगे बड़े बड़े, जो इस घरानों के, बहुत जिन्होंने आपको, जिनको सुनना पे आपको अच्छा लगता होगा, या जिन्हें सुन के आप इस तरफ? जी, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, और पुराने गायकों को तो मैंने उतना नहीं सुना है, लेकिन शोभा गोटू जी की मैं सुनती थी, और गिरजा देवी जी को सुनती थी, इनकी ठुमरियाँ मुझे बहुत पसंद थी। मालिनी अवस्थी को सुनती थी, तो वो उन्हीं की शिष्या हैं। तो
इनको सुन सुन के मतलब अपना इंटरेस्ट बरकरार रखा। वाह, बहुत बढ़िया बात। हम लोग अभी बाद में आपसे कोई ठुमरी भी जरूर सुनेंगे, लेकिन अच्छा ये बताइए कि जब आपने कमला जी से सीखा तो कैसा अनुभव किया आपने? दीदी कैसे सिखाती थी, दीदी और तो क्या खास बात आपको लगी कि दीदी के सिखाने में वो क्या खास बात थी दीदी का जिसमें सबसे आप बड़ी क्वालिटी थी कि इतना मोटिवेट करती थी कि कोई ना भी गाता हो तो वो गाने लगेगा। उनका इतना स्नेह बरसता था, क्रिटिसाइज नहीं करती थी, हमेशा उसको एनकरेज करती थी कि नहीं तुम और अच्छा कर सकती हो, अरे तुमने तो बहुत अच्छा गाया। मैंने भी 35 साल बाद गाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है सुर भटक भी रहे थे, आवाज भी नहीं खुली थी, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई थी इतने सालों, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी अरे वाह तुमने तो बड़ा अच्छा गाया, थोड़ा और प्रैक्टिस करना। तो लगता था कि इन्होंने एनकरेज किया है तो उत्साह बढ़ता था, तो मैं और प्रैक्टिस करके अगली बार जब उन्हें रिकॉर्डिंग भेजती थी वो फिर तारीफ करती थी। वो हमेशा तारीफ कर करके अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करती थी। इसी वजह से लखनऊ में मेरे ख्याल से जितना भी कुछ गाने का कोई शौकीन है लेडी अगर, तो वो उनकी शिष्या ही मिलेगी आपको। वो बहुत स्नेह बांटती थी और उन्होंने बहुत गीत भी दिए, बहुत अच्छा सिखाया सबको। उन्होंने बहुत सारे उनके शिष्य हैं लखनऊ में, लखनऊ में मेरे ख्याल से संगीत का जिसे भी इंटरेस्ट होगा वो कमला जी से जरूर कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। मैं तो भातखंडे के समय से उनको जानती थी कि जब मैं पहले पढ़ती थी शादी से पहले वहाँ पे, तब वो वहाँ पे प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी। मैं तब भी उनसे जुड़ी थी क्योंकि हमारे थ्योरी क्लासेस वही लेती थी, तो तभी जुड़ी थी, लेकिन वोकल सीखने का उनके साथ मौका बाद में मिला। क्योंकि कमला दीदी जो थी उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत। और उनकी ऑनलाइन क्लासेस से मतलब बहुत से लोगों ने सीखा है। सुषमा जी, आप आकाशवाणी की भी कलाकार हैं। हाँ जी। तो इतना कुछ इतने कम दिनों में कैसे हासिल आपने किया, और वहां तक पहुंचने की क्या कहानी थी? देखिए मैंने बताया कि मैंने रिटायरमेंट के बाद म्यूजिक परस्यू किया है, तो मेरे पास फुल टाइम था, तो मैं सर से भी सीखती थी और कमला मैम से भी सीखती थी और प्रैक्टिस करती थी। तो मुझे 2 साल का वक्त मिला, जब फॉर्म भरे गए थे, मैं रिटायरमेंट के जस्ट बाद मैंने फॉर्म भरा था और आकाशवाणी के ऑडिशन 2 साल बाद हुए। अच्छा। वो 2 साल मुझे मिल गए अपने प्रिपरेशन के, तो मैंने भजन गज़ल लोकगीत सबका प्रिपरेशन करा और ऑडिशन दिया और एक ही बार में क्लियर भी हो गया। तो ये मैं एक श्रेय अपनी मेंटर्स को दूंगी, केवल सर को और कमला दीदी को, जिनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँच पाई। लेकिन वो क्षण कैसा था जब आप उसमें सेलेक्ट हुई? बहुत खुशी हुई कैसा थी, महसूस किया था? बहुत खुशी हुई थी। ये लगा था कि मेरा आत्मविश्वास शायद लौट आया है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इतने साल से मैंने उसको दबा के रखा था, तो लगता था कि कहीं कर पाऊंगी कि नहीं, भूल तो नहीं गए। लेकिन जब गाना शुरू किया तो अपने आप ही धीरे धीरे स्वतः सब याद आता गया, तो उसका मुझे फ़ायदा मिल गया। जब आपने दोबारा गाना शुरू किया, जाहिर बात है कि जब आप पहले गाती थी, पहले आपने सीखा था, तो तब भी आपने कुछ गीतों को गाया होगा, कोई गीत आपको अच्छे लगते रहे होंगे, आप ज़्यादा गाती होंगी। तो क्या दोबारा जब आपने शुरू किया तो उनमें से कोई गीत आपके मन में दोबारा आए, आपने उन्हें दोबारा? उस समय में मुझे जो मेरी पहली चॉइस हुआ करती थी वो गज़ल हुआ करती थी। अच्छा। मुझे कुछ शौक था गज़ल का। मेरे पापा लिखते थे गज़ल, बहुत अच्छी लिखते थे, और उर्दू के अल्फाज उनके बड़े अच्छे थे, तो वो जैसे हम लोग कुछ फिल्मी गीत भी गाते हैं तो उसमें करेक्शन कराते थे, तो गज़ल वज़ल सुनने का वो सुनते थे, तो उससे हमारा भी शौक उधर बढ़ गया गज़ल की तरफ। तो गज़ल ही मैं प्रेफर करती थी पहले भी और अभी भी कैसा लगा आपने? अच्छा, आप लोगों ने एक, जब कोरोना चल रहा था तो एक कार्यक्रम शुरू किया था, घर पे रहें घर पे सुने। हाँ जी, हाँ जी। तो वो, और उसमें आपने 10 गाने भी गाए। हाँ जी। तो वो 10 गाने जो थे वो मतलब किस विधा के थे, कौन से थे? और दूसरा तो उसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला रूप जलोटा जी से। तो वो कार्यक्रम के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे कि वो कार्यक्रम क्या था, और उसका क्या सिस्टम था, कैसे गाते थे, कौन कौन लोग थे उसमें? कार्यक्रम ये था कि जब लॉकडाउन हुआ तो हर कोई स्टक हो गया अपने घर में, तो वही सब डिप्रेशन वाले प्रॉब्लम हो गई। संगीतकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, कुछ तो जो संगतियाँ होते हैं उनके पास तो उनकी रोजी रोटी यही होती है, बैठकें होना बंद हो गई तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ।
फिर एक तरीका इन लोगों ने आपस में ढूंढा, केवल सर और इन लोगों ने मिल के, कि वो उन्होंने अशोक हमराई जी बोले, वो बॉम्बे में थे इन दोनों, कि हम गीत गज़ल भजन वो सब लिखते हैं, मैं लिख के दूंगा। केवल सर ने कहा कि मैं कंपोज करूंगा, और केवल सर के पास इतनी लंबी टीम है लखनऊ में, तो उनके पास सिंगर्स की भरमार थी। वो जिस तरह का गाना होता है तो उस तरह का सिंगर को चूज करके वो गाना उसको पकड़ा देते थे कि ये गाना तुम्हें 1 या 2 दिन में गा के भेजना है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड इन लोगों ने बनाया था कि 405 दिनों में 504 गाने लिखे, तैयार किए। तो किसी किसी दिन एक गाना रिलीज होता था, किसी दिन 2 हो जाते थे, किसी दिन 3 हो जाते थे, गैप एक भी दिन नहीं किया। वाह। तो ऐसा टारगेटेड काम होता था कि सब कोई इंजॉय करता था, और कोई इंस्ट्रूमेंट किसी के पास नहीं था क्योंकि संगीतज्ञ आ नहीं सकते थे। तो जो ऐप के थ्रू या किसी के पास घर में कोई ढोलक तबला है उसमें बजा के हारमोनियम पे, इस तरह हम लोग गाना गाते थे। तो ऐप डाउनलोड करके रखा था, उसी से अपना तानपुरा मिल जाता था, उसी पे गाना गाते थे। फिर थोड़ा सा प्रयास और किया गया कि मेरे ददियाल में, जैसे मैंने बताया, सब गाते हैं, तो मेरे चाचा भी, वो लोग भी लखनऊ में ही रहते थे, मायका मेरा लखनऊ का ही है, वो कीबोर्ड भी बजाते थे, वो भी चाचा के शिष्य हैं। तो चाचा उनको देते थे गाना धुन बना के कि इसका म्यूजिक अरेंजमेंट तुम कर दो, और जिससे तुम अपनी फैमिली में गवाना हो गवा लो। तो चाचा उसका म्यूजिक अरेंजमेंट करके हमको पास ऑन करते थे कि ये ट्रैक बनाया है, ये गाना सर ने भेजा है, ये धुन है, अब तुम गा के 1 या 2 दिन के अंदर मुझे वापस भेजो, उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो इस तरह से हम लोग का जो पूरा एक टीम बन गई थी, क्योंकि चाचा थे, हम लोग थे, हमारे कजिन्स थे, तो हमारे घर के ही 8-10 लोग थे सिंगर्स उसमें। अरे वाह। तो बहुत मज़ा आता था। फिर हम लोग का क्या, फिर वो पैशन था ही गाने का, और ये था कि अगले दिन देना है, टारगेट भी है। तो फिर सब काम घर का निपटाया और लग गए प्रैक्टिस में। कई बार तो होता था ओवरनाइट हम लोग प्रैक्टिस करते थे कि अगले दिन तक ये गाना पहुंचाना है। तो ऐसे ही एक गाना मैं किस्सा बताऊं आपको, ये किस्सा मैंने अनूप जलोटा जी से भी शेयर किया था, तो बड़ा मज़ा आया था बॉम्बे में जब उन्होंने अवार्ड सेरेमनी थी। एक गाना था बड़ा टिपिकल डिफरेंट जॉनर का, जो हमने कभी नहीं गाया था, गीत गज़ल भजन, मतलब जो नॉर्मल कंपोज करते थे सर, उससे डिफरेंट था, और थोड़ा रोमांटिक सा था, थोड़ा सेंसुअल सा था। और मुझको ये कहा था चाचा ने कंपोज करते समय, अगर इस गाने को तुम आशा जी के स्टाइल में गा सकती हो तो ये गाना सुपर हिट हो जाएगा। तो मैंने कहा वो तो सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं अपने से क्या कर सकती हूँ, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। शाम को गाना मिला, प्रैक्टिस किया, नहीं बना, भेजा 10-12 बजे तक भेजा सर को। सर ने कहा भाई मज़ा नहीं आया, फिर गाते रहे, फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट किया। 2 बजे चाचा को भेजा, सब जग रहे थे। चाचा ने कहा भाई अभी इसमें और अगर गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की तो कर लोगी तो गाना और अच्छा हो जाएगा। फिर हमने फिर लग गए। सुबह 4 बजे मेरा गाना वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे लगा अब मेरा गला नहीं साथ दे रहा है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर फाइनल करके वो मैंने चाचा को भेज दिया। मैंने कहा अब इससे ऊपर नहीं कर सकती, मेरा गला परमिट नहीं कर रहा है। तो लेकिन उनको इतना पसंद आ गया, वो एज इट इज गाना उन्होंने केवल सर को भेजा। केवल सर ने तुरंत फोन किया, भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा गाना गाया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल दिन था। जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। गाने की आपको लाइनें याद हो? हाँ, कोशिश करती हूँ। तो 2 लाइनें क्योंकि इतनी मेहनत से गाया वो गाना, हमारे दर्शक भी सुने 2 लाइन। बिल्कुल। सांस सांस में समा रहा है कौन, दिल की धड़कने चुरा रहा है कौन। सांस सांस में समा रहा है कौन, दिल की धड़कने चुरा रहा है कौन। उसको ना जानू ना पहचानू, चोरी चोरी अपना बना रहा है कौन। हे यहाँ ला 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 ला, सांस सांस में समा रहा है कौन, दिल की धड़कने बढ़ा रहा है कौन। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। सुषमा जी, अयोध्या का जो रामोत्सव है तुलसी मंच पे, उसमें आपने गाना अपनी परफॉर्मेंस दी है। और भी आपने उत्तराखंड महोत्सव और कई जी, लखनऊ के लगभग सभी लोकल स्टेज पे तो मैं हर साल जो होते हैं सब मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से ही थोड़ा एक्सपीरियंस आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। इसलिए मेरे गुरुओं का कहना है कि
पार्टिसिपेट ज़रूर करो, जैसा भी आए। अच्छा, तो इतने मंच पे अब आप परफॉर्म करती हैं, और तो कैसा लगता है जब आप मंच पे, आप बहुत माइक अच्छा माइक पे लगता है। होती हैं? माइक पे होते हैं तो लगता है कि हाँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, तो मुझे अच्छे से निभाना है, और सामने श्रोता और दर्शक जब होते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है, और अगर वो तारीफ कर देते हैं तो फिर आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात जो हमें लगता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगी, कि रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट इज द एंड, बस हो गया। महिलाएं बहुत सारी खास तौर पे कि रिटायरमेंट हो गया तो बस हो गया, अब घर पे बैठते हैं। उसके बाद एक पूरी पारी, नई पारी खेलना। मुझे तो लगता है उसके बाद ही मेरी असली ज़िंदगी शुरू हुई। भाई पहले बचपन निकला, माँ बाप के साथ पढ़ाई लिखाई ये सब हुई, फिर नौकरी, फिर ससुराल, फिर बच्चे, घर गृहस्थी, ये तो पूरी परंपरा निभाते चले आए। उसके बाद अपने लिए समय तो मुझे रिटायरमेंट के बाद ही मिला, एक्चुअली देखा जाए, कि मैंने अपना पैशन फॉलो करना रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। तो मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी की दूसरी पारी है, और बहुत बढ़िया पारी होती है, इसको सबको एंजॉय करना चाहिए। जो पैशन है आपके, जो आप अपनी पिछली लाइफ में नहीं कर पाए, उनको इस मौके में ज़रूर करना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर संदेश। अच्छा, रामोत्सव में जब आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था, हाँ जी, और वो हाँ जी। मंच भी बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा उस मंच मंच था। का कोई अनुभव, कोई वाकया आप साझा जी, करना जी। चाहेंगे? ये मंच तो इतना प्रतिष्ठित था कि उसको पाना ही सबके भाग्य में नहीं था। पर शायद ईश्वर की कृपा थी, भगवान राम की कृपा थी, मुझे ये मंच मिला। और जिस दिन हमारा प्रोग्राम था, हम लोग सुबह-सुबह 5 बजे यहाँ से निकल गए थे। हम लोग के लिए रूम वगैरह वहाँ सब बुक थे। हम थे, मेरी एक सीनियर कोलीग थी, मेरे साथ मेरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। हम लोग जैसे ही अयोध्या पहुँचे, टेंट हाउस में हम लोग का स्टे का था। उसके बाद अभी हम लोग रूम तक जा नहीं पाए थे, भयंकर आंधी पानी आया था। ओह, इतना आया था कि टेंट वेंट सब उड़ गए थे, तो हम लोग ओपन एरिया में जाके खड़े रहे थे। फिर बारिश भी शुरू हो गई, तो फिर जाके अपनी गाड़ी में वापस बैठ गए। हम लोगों ने 2 घंटे गाड़ी में ऐसे बिताए। करीब 4 बजे हुआ कि अब पानी रुका है, आंधी थमी है, और प्रोग्राम हमारा 1 बजे से था। 4 बजे तक हम लोग गाड़ी के अंदर बंद थे, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ भी मंच वंच भी अस्त व्यस्त हो गया था सब। उसको ठीक करते करते 5 वहाँ भी बज गए होंगे। 5 बजे वहाँ से इंडिकेशन मिला कि अब आप लोग भेज सकते हैं। तो जब हम लोग को इंडिकेशन मिला, तब हम लोग अपने टेंट में जो कोई एक अवेलेबल था साबुत, उसमें जाके कपड़े चेंज किए, तैयार हुए और पहुँचे। उन्हीं की बस से, उन्होंने बस अरेंज की थी। और जब हम मंच के पास पहुँचे हैं, तो हम गाड़ी में ही थे, बस से उतर भी नहीं पाए थे, और वहाँ शायद श्रोता इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्रोग्राम शुरू होगा। मैंने गाड़ी में ही आवाज़ सुनी कि देखिए देखिए, आप लोगों का इंतज़ार खत्म, वो सुषमा प्रकाश जी आ गई हैं। मैं उतनी बाद में हुई, अनाउंसमेंट वहाँ का पहले हो गया। तो वहाँ से सीधे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीधे जाके स्टेज ले लिया। अब चूंकि इतना समय इसी अव्यवस्था में निकल गया था शुरू की, तो प्रोग्राम का समय भी बहुत कट कर दिया गया था। 1.5 घंटे का प्रोग्राम के लिए मुझे कहा था आप 10 मिनट में समेटिए। 10 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। हम 2 सिंगर्स थे, तो मैंने कहा 2-2 तो कम से कम गाने भगवान के दरबार में आए हैं। तो छोटे-छोटे करके हम लोगों ने दोनों ने मिलकर 2-2 गाने गाए। लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना कि बस आत्मा जैसे तृप्त हो गई वहाँ गा के। उसके बाद फिर हम भगवान के दरबार में दर्शन करने गए, कि ये मौका फिर कभी दोबारा शायद मिले। जरूर मिलेगा। इतनी आप में लगन और इतना पैशन है तो जरूर मिलेगा। तो कौन सा भजन गाया, एक भजन अगर आप कोई मुझे यहाँ सुनाना चाहें? राम को प्रणाम करिए, राम का गुणगान करिए। राम को प्रणाम करिए, राम का गुणगान करिए। राम है महान, राम नाम का बखान करिए। राम है महान, राम नाम का बखान करिए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम को हृदय में धारण करिए, राम के जीवन का पालन करिए। राम को हृदय में धारण करिए, राम के जीवन का पालन करिए।
प्रेरणा है राम के चरित्र का बखान करिए, प्रेरणा है राम के चरित्र का बखान करिए, राम है महान राम नाम का बखान करिए, राम को प्रणाम करिए, राम का गुणगान करिए, राम है महान राम नाम का बखान करिए, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। तो रिटायरमेंट के बाद जो आपने अपनी यात्रा शुरू की, वो बहुत लंबी दूरी आपने तय कर ली है। तो उसको तय करते हुए आप बम्बई तक सम्मान लेने पहुंची और अनूप जलोटा जी के हाथों आपको सम्मान भी मिला। तो उस सम्मान के बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ये जो श्रृंखला चली थी घर पे रहे घर पे सुने, ये इसी का सम्मान समारोह था। इसमें मैंने 10 सोलो गाने गाए थे, गीत गज़ल भजन सब गाए थे, और 17 में मैंने को सिंगर की तरह गाया था, डुएट्स भी थे, कोरस भी था। तो इस तरह मेरे 27 गाने थे उसमें। तो इतने गानों का क्रेडिट मुझे केवल सर की वजह से मिला, और मेरे चाचा भी टीम में थे, तो वो जो उनको पास ऑन होता था वो ऑब्वियसली अपने घर में सबको देते थे कि हाँ जो गाना जिस पे सूट करे वो गाए। तो उस वजह से वो चूँकि इतना बड़ा क्रेडिट पूरे ग्रुप को मिला था, तो उसमें हमको भी सम्मान दिया उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा। वहाँ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे थे, दिलीप सेन जी कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस गाने को सुन के बहुत सराहा। उषा टिमोथी जी कितनी अच्छी सिंगर हैं, कितनी बड़ी सिंगर हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ की। तो वो जो माहौल था उसमें तो शायद मैं सोच ही नहीं सकती थी, मेरी कल्पना से परे था कि इतना प्यार इतना सम्मान मुझे एक छोटे से गाने से मिल जाएगा। तो इसका क्रेडिट भी मैं अपने गुरुओं को देती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और बाकी ईश्वर की कृपा। सुषमा जी, बहुत अभी हमने आपके जीवन के कई पहलू देखे कि आप बैंक में भी थी, आपने अपनी एक गृहिणी की तरह आपने बहुत सुंदर अपना परिवार को संभाला किया। उसके बाद आपने संगीत को अपना फिर से पुनर्जीवित किया और उसमें बहुत ऊंचाइयां छुई और बहुत कुछ पाया, आपने हासिल किया। लेकिन एक और इसके साथ आपकी एक और छुपी हुई आपकी एक्टिविटी है जो हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। आप एक संस्था है भारत विकास परिषद, उसके साथ जुड़ के आप समाज सेवा का काम भी कर रही हैं। तो समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे और उसकी क्या वजह रही? समाज सेवा करना मुझे शायद शुरू से बहुत पसंद था। मैं बैंक में थी तो एक वो सेवा भाव आ गया था कि जो कस्टमर आता है हम यहाँ उसकी सेवा के लिए बैठे, मेरे मन में ये फीलिंग थी, और ये एम्पैथी भी थी। मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि जो थोड़ा ओल्डर पीपल आते हैं उनका काम हम पहले करें, उनको कष्ट ना हो। मैं अपने घर में बाबा दादी नाना नानी सबको देखा था, तो लगता था कि बुजुर्गों को तकलीफ होती है कुछ काम करने जानने में, उनकी अगर हम इस तरह थोड़ी सी मदद कर दें, उनका काम थोड़ा जल्दी कर दें, वो कितने खुश हो जाते हैं। और चांस की बात थी मुझे वहाँ पेंशन डिपार्टमेंट मिल गया था शुरुआत की पोस्टिंग में ही। तो सोचिए सभी बुजुर्ग थे, सब 60+ लोग आते थे, उनसे बातें करना, उनके अनुभव सुनना और उनका काम फटाफट कराना, ये मेरा शौक था। और इससे उनका इतना स्नेह इतना आशीर्वाद मिलता था मुझे कि वो मुझे और ऊर्जा देता था। तो वो सेवा भाव मेरा वहीं से शुरू हो गया था। बाद में मैं हेल्पेज इंडिया, ये वृद्धाश्रम है, इन जगहों पे मैं अलग से जाती हूँ, चैरिटी करती हूँ। कभी किसी घर में जैसे बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो बजाय मैं पार्टिंग नहीं करती हूँ, तो मैं वहाँ जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ, उनका खाना पीना करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वो अच्छा लगता है। और भारत विकास परिषद के साथ जुड़ के तो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई हैं, क्योंकि इसमें ग्रास रूट लेवल पे भी काम होता है, गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं हम लोग। गांव जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उनको उस तरह से गाइड करते हैं, उनको रोज़गार के लिए उनको गाइडेंस देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस अफोर्ड कर लेते हैं हम लोग। कोई भी एक जना अडॉप्ट कर लेता है कि चलो इसकी साल की फ़ीस हम लोग करते हैं। हम लोग के लिए वो नॉमिनल अमाउंट होता है, एक बच्चे का कैरियर बन जाता है। तो उससे जो सुकून मिलता है वो शायद बताया नहीं जा सकता शब्दों में ये करके। तो
इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग लगातार करते रहते हैं, चिकित्सा की भी करते रहते हैं, शिविर लगाते रहते हैं, कभी रक्तदान के शिविर लगा दिए इस तरह के, और कभी एनीमिया के लगा दिए स्कूलों में, तो गर्ल चाइल्ड को कि उनके एनीमिया मुक्त करने का हम लोग का अभियान है। तो जो एनीमिया वाला होता है तो उनको फिर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। आँखों की चिकित्सा का है, फ्री कैटरेक्ट के ऑपरेशन का हम लोग फ्री करवाते हैं। अपना एक छोटा डिस्पेंसरी भी हम लोगों ने अपनी रीजनल ब्रांच में खोला हुआ है, वहाँ पे योग भी है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठता है सॉरी। तो वो चिकित्सा सुविधा भी इस तरह हम लोगों ने दे रखी है। और एक और इसका अंग है विवाह का कार्यक्रम। तो ये इसमें मैं 2 साल प्रांतीय कार्यभार मैंने संभाला है। तो 2 साल शादियों की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। लड़का लड़की सेट हो जाते थे, परिवारों वाले जो अपना पसंद कर लेते थे, उन गरीब बच्चों की शादी विधिवत कराई है। 1 साल मैंने 5 जोड़ों की शादी कराई है, 1 साल 6 जोड़ों की शादी कराई है। तो जो कन्यादान का सुख होता है, जो मेरे तो बेटे हैं, तो वो वाला इस तरह से मेरा पूरा हो गया, कंपनसेट हो गया कि मैंने 2 साल इस तरह के बेटियों के 11 जोड़ों की शादियां कराई हैं, और पूरा विधिवत एक एक रीत रिवाज के साथ, पूरा जैसे बच्चों को दिया जाता है शादी में उपहार, सब चीज़ें, पूरी गृहस्थी का एक एक सामान हम लोग जुटा के देते हैं। तो बच्चे भी बहुत खुश, उनके परिवार वाले भी बहुत खुश, और हम लोग तो बहुत ही खुश होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे करती हैं आप व्यवस्था उसकी, जो भी सामान देती हैं या कुछ भी देते हैं? व्यवस्था तो हम लोग को कोई से गवर्नमेंट से कोई एड नहीं है, तो हम सारे मेंबर्स ही मिलके 5,000 10,000 इस तरह करके इकट्ठा कर लेते हैं। और कुछ बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और कन्या के विवाह के लिए तो अक्सर लोग दान करना चाहते हैं, तो कोई 10,000 कर देता है, कोई 20,000 करता है, कोई कहता है हम कोई एक आइटम स्पॉन्सर कर देंगे। अक्सर बिजनेसमैन होते हैं तो कहते हैं हम साड़ियों का बिजनेस है, हम सबके साड़ियाँ 5-5 साड़ियाँ सबको दे देंगे। कोई कपड़ों का कर दिया, कोई जूतों का कर दिया, इस तरह कोई बर्तन का कर दिया। तो बहुत सा सामान इस तरह इकट्ठा हो जाता है। बाकी जो हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं, तो जो चीज़ें बचती हैं वो उससे पूरा करते हैं। और फिर करीब 350-400 लोग हो जाते हैं, क्योंकि हर बारात के साथ में करीब 25-25 लोग हम लोग परमिट करते हैं, तो 50 तो हर बारात के साथ में होते हैं। इतने लोगों का खाना पीना, नाश्ता, बैठना उठना, बाकायदा पूरा पंडाल वंडाल लग के सामूहिक शादियां जैसे होती है ना, उस तरह से करते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम, बहुत अच्छा लगता है जी। ये आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अगर संगीत के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा तो ऐसा क्षेत्र है, जैसे हम लोग जुड़े हैं भारतीय उससे, भारत विकास परिषद से, तो मैंने जो देखा है उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं। जैसे हम भी रिटायरमेंट के बाद ही जुड़े, और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ओल्डर हैं, तो उनकी एनर्जी उतनी नहीं बचती है, और पेंशनर होते हैं तो शायद उतना खर्च भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जज्बा होता है करने का, तो जितना वो कर सकते हैं हाथ पैर से, श्रम दान से और धन दान से, जिस तरह भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो एक अपील है युवाओं से कि अगर वो भी आगे आए, बहुत कम युवा आगे आ रहे हैं इसमें, लेकिन एक अपील हमारी तरफ से है कि अगर वो आए तो ये कार्यक्रम और अच्छा होगा, और समाज हमारा और अच्छा होगा। तो एक ये बदलाव बहुत ज़रूरी है समाज में, कि युवाओं को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनके पास एनर्जी भी है, उनके पास पैसे भी, अब लोगों की अर्निंग भी अच्छी हो गई है, तो वो कर सकते हैं अगर उनमें इच्छा है। हाँ। तो हम लोग प्रेरित करते हैं उनको भी, कि कोशिश करते हैं अपने आसपास के युवाओं को जोड़ने की, अपने परिवार के युवाओं को जोड़ने की, कि अगर आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे सकते तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, या किसी और तरह से, जिस तरह से आपका सेवा कर सकते हैं, तो समाज के लिए कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर संदेश है। और समाज का अर्थ ही यही है कि एक दूसरे के लिए जुड़ना, करना और सबको साथ लेके चलना, तभी बनता है समाज। तो सुषमा जी, हमारी जीवन की झलक कार्यक्रम में अभी तक बहुत महान विभूतियाँ आई हैं, बहुत सी महिलाएं आई हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे लखनऊ में कितने सारा कुछ छुपा है, और महिलाओं ने कितना कुछ अपने आप को निखारा है। आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।